हेलो गाइस, वेलकम इन जेसीसी क्लास। एंड ये जो मूक सीरीज है हमने स्टार्ट करी है वेरियस एग्जाम जो आईसीएल, एचपीसीएल, एचआरएल, ये जो अदर जो हमारे जो केमिकल इंजीनियरिंग फील्ड में जो कंपनियां हैं वो क्या है कि हमारे वेरियस एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। और डिप्लोमा, फ्रेशर या एक्सपीरियंस बेसिस पे उस पर क्या रिलेवेंट कुछ क्वेश्चन पूछती है जो सब्जेक्टिव हो सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, इक्विपमेंट बेस्ड, प्लांट बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। तो जनरली यहाँ पे हम क्या है एक मूक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सभी क्वेश्चनों का कंटेंट होगा और हम इसको समझेंगे किस तरीके से इनका ये बेसिकली ये काम कर रहे हैं, इसके पीछे की थ्योरी क्या है, कंसेप्ट क्या है। और आई होप आप लोगों के लिए ये जो मूक सीरीज है वो बेनिफिशियल हो। एंड अभी रिसेंटली क्या है आईयूसीएल और एचओएल के एग्जाम कंडक्ट हुए हैं जिसमें कुछ एग्जाम पैटर्न को भी चेंज हुए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए भी ये चीज़ें करी जा रही हैं। और इस पर थ्योरी बेसिकली जो है क्या है आपके ऑप्शनल बस टिक करने से ज़्यादा आपके क्वेश्चनों पे कमांड किस तरीके से आप क्वेश्चनों को अगर वो घुमा के दे सकता है या आप उसको सॉल्व कर पाए इजीली, ठीक है, उस पर ये ज़्यादा काम किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोपॉलीमर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हमारे पास गिवन है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है पीवीसी, बेकेलाइट, पॉलीथीन और टेफ्लॉन। इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? यहाँ जो इसका सही आंसर है वो हमारा है बेकेलाइट। ठीक है, बेकेलाइट इज द करेक्ट आंसर। बेकेलाइट क्या हमारा कोपॉलीमर है। ठीक है, कोपॉलीमर किसका है? ये हमारा कोपॉलीमर है फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड का। ठीक है, ये हमारा कोपॉलीमर है। अरे ये जो कोपॉलीमर ऑब्टेन होते हैं वो किसी भी दो डिफरेंट मोनोमर के कंबाइन होने से मिलते हैं। ठीक है, ये दो डिफरेंट मोनोमर है जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो हमें एक पॉलीमर दे रहे हैं जिसको हम कोपॉलीमर बोलते हैं। अगर सेम होगा उसको होमोपॉलीमर बोलते हैं। चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है ये, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। ठीक है, बाकी जो ये पीवीसी, पॉलीथीन और टेफ्लॉन ये आप देखोगे सेम टाइप के मोनोमर से बनते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसमें हमारा, ठीक है, पॉलीथीन हो गया जिसमें हमारा एथाइलिन यूज होता है, एथीन यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ भी हमें ये चीजें देखनी होती है। ठीक है, रिसेंटली जो एचआरएल का एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसमें आपने बेसिक क्या देखा होगा कि उन्होंने क्या है बस हम जो पहले जो क्वेश्चन पढ़ते थे एलिमिनेशन मेथड से इजीली सॉल्व कर देते थे। ठीक है, लेकिन अभी क्या है करंटली उसने क्या करा, सब्जेक्टिव बेस्ड कर दिया है। अगर सब्जेक्टिव की हम बात करें उसने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं और उन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चनों पर उसने हमसे पूछा क्या सही है क्या गलत है। अगर उस उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें अच्छे सब्जेक्टिव नॉलेज की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, तो वो चीज़ें हमें अच्छे से आनी चाहिए और उसके पीछे का क्या आंसर है, क्या वो चीज़ें कंटेंट करता है पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे बेकेलाइट की और बात करें, हम दोबारा क्वेश्चन पे आते हैं। बेकेलाइट की बात करें तो बेकेलाइट जो है वो एक हमारा क्या है थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। ठीक है, क्या है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ध्यान रखेंगे आप लोग, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। दो तरह के पॉलीमर हम पढ़ते हैं, एक होता है हमारा थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो एक बार रिमोल्ड हो जाए तो उसको दोबारा ना रिमोल्ड कर सकें। ठीक है, एक बार हमारा हो गया उसका दोबारा रिमोल्ड नहीं कर पाते हैं। बट जो थर्मोप्लास्टिक है उसको बार बार रीसेप रिमोल्ड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, विद द अप्लाइंग द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके बाद जो हमारा बेकेलाइट है वो हमारा क्या है, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर। ये क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर के कारण ही हम इसको दोबारा बार बार रीसेप नहीं कर पाते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ब्रांच चेन पॉलीमर एज ए कंपेयर टू लीनियर पॉलीमर है। ठीक है, ब्रांच चेन पॉलीमर को अगर हम लीनियर पॉलीमर के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें कौन सी प्रॉपर्टीज वहां पे उसको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो आप लोग गिवन ऑप्शन है बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा, हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, लोअर डेंसिटी और नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर बताएंगे आप लोग क्या होगा इसका। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है इसका ये लोअर डेंसिटी है। ठीक है, ब्रांच चेन पॉलीमर जो होता है उसकी लोअर डेंसिटी होती है। अगर आप यहाँ से देखें ब्रांच चेन चेन पॉलीमर और लीनियर पॉलीमर में क्या डिफरेंस है। ब्रांच चेन पॉलीमर में क्या होता है कि हमारा कोई भी जो ये पॉलीमर का एक थ्रेड मान के चले इसमें ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, ये डिफरेंट ब्रांचेस यहाँ पे शो करता है। ठीक, जो इसमें कनेक्टेड रहती है, इस ब्रांचेस के कारण क्या है जो पॉलीमर आपस में वेल पैक नहीं हो पाते। अगर ये वेल पैक नहीं हो पाएंगे तो कहीं ना कहीं इसकी डेंसिटी कम रह जाएगी। ठीक है, लेकिन लीनियर में क्या होता है, लीनियर में इस तरह का आपका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और ये वेल पैक होते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे जो उनकी डेंसिटी है कंपेरेटिवली ब्रांच पॉलीमर से ज्यादा होती है लीनियर पॉलीमर की।
इसका जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयन एक्सचेंज रेजिन आर मेड ऑफ, ठीक है। आयन एक्सचेंज जो रेजिन्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? ऑप्शन आपके पास गिवन है, सही आंसर बताइए आप लोग क्या होगा इसका। तो यहाँ से इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास सल्फोनेट बेकेलाइट, ठीक है। सल्फोनेट बेकेलाइट क्या है हमारा? आयन एक्सचेंज रेजिन जो बनता है उसमें यूज किया जाता है इसका, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशन पॉलीमराइजेशन इज ए नॉट इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, ठीक है। एडिशन पॉलीमराइजेशन किसके मैन्युफैक्चर में यूज नहीं होता है? ऑप्शन आपके पास गिवन है, लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन, लो पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही रहेगा हमारे एडिशन पॉलीमराइजेशन जिसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास है हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन, ठीक है। हेक्सा मिथाइल डायमाइन जो यूज होता है वो नाइलॉन 66 को प्रोड्यूस करने में यूज होता है। इसके साथ हम एडिपिक एसिड का यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा एडिपिक एसिड है, ये जो पॉलीमराइजेशन होता है हमारा, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंडर आता है, ठीक है। ये हमारा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर आता है। और इस कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, हमारा कोई बाई प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा एडिशन पॉलीमराइजेशन है उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे पास जो मोनोमर है, उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसको हम क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्या एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, इसमें कोई बाई प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन नहीं होता है। लेकिन इन केसेस ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हमें बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे आप लोग। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकम्बस्टिबल, इनमें से कौन सा सब्सटेंस जो है वो इनकम्बस्टिबल है? इनकम्बस्टिबल बोले तो इनफ्लेमेबल, जो जलता नहीं है, ठीक है। इनकम्बस्टिबल का हमारा यहाँ पे निकल के आएगा मीनिंग। तो अगर आप देखें इन सभी ऑप्शनों में, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सभी ऑप्शनों में जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सही है हमारा बी ऑप्शन सही है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। और इसको कार्बन टेट के नाम से भी जानते हैं हम लोग, कार्बन टेट। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ हाइड्रोजन हमारा फ्लेमेबल होता है, C2H2 एथीन भी हमारा होता है, सल्फर। तो ये है कि कॉमन चीज़ है कि हमने पढ़ा हुआ कि एथीन और सल्फर ये सब क्या है, हमारे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। तो ये इजिली हमारे फ्लेमेबल रहेंगे और कंबस्टिबल तो रहते ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन CCl4 यहाँ पे निकल के आता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्लोजिव, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है हमारे पास जो गिवन है यहाँ पे वो एक्सप्लोजिव्स के अंडर नहीं आता है, ठीक है। TNT, CNC, RDX, लेड एजाइड। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे TNT, RDX और लेड एजाइड ये तीनों ही हमारे एक्सप्लोजिव में ये काम आते हैं बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा रह जाएगा वो CMC रह जाएगा, सही इसका ऑप्शन CMC हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कैन बी अटेन एट ए टेम्परेचर ऑफ, जो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर है वो किस टेम्परेचर पे हमें ऑब्टेन होगा, ठीक है। जनरली अगर हम टेम्परेचर मेजरिंग स्केल की बात करें तो हमारे पास 4 टेम्परेचर मेजरिंग स्केल हमारे पास करंटली अवेलेबल है, ठीक है। कौन कौन से हैं हमारे पास? जो है स्केल अवेलेबल है वो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रैंकाइन, ठीक है। ये हमारे पास ये चीज़ें स्केल अवेलेबल है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसके हायर और लोअर पॉइंट की हम बात करें कि एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर तो हमें लोअर टेम्परेचर एंड पे मिलेगा, जहाँ पे हमारा क्या हो, लो टेम्परेचर, जहाँ पे से वो टेम्परेचर मेजरिंग स्टार्ट कर रहा है लोअर, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिग्री सेल्सियस की हम बात करें तो डिग्री सेल्सियस में वो होता है 273.5 डिग्री सेल्सियस माइनस में, ठीक है। तो यही फ़ारेनहाइट में कितना हो जाता है हमारे पास 459.67 फ़ारेनहाइट, ठीक है, माइनस में। तो केल्विन में जो रह जाएगा वो सॉरी केल्विन में क्या होगा हमारा, वो 0 केल्विन हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और रैंकाइन में हमारा क्या आ जाएगा, रैंकाइन साइकिल में तो रैंकाइन जो स्केल है उसमें कितना आ जाएगा हमारा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या है ये वर्क करता है। टेम्परेचर स्केल डिफरेंट, ये हमारे लोअर टेम्परेचर एंड है। और इसमें कह रहा है कि एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर तो हमारा सबसे मिनिमम टेम्परेचर पे होगा। जो मिनिमम टेम्परेचर इन तीनों में 0 डिग्री सेल्सियस तो नहीं है, ठीक है। 50 केल्विन भी हमारा नहीं है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है 0 रैंकाइन, सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट आउट फ्रॉम ए कुपोला इज कॉल्ड, कुपोला से जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है उसको हम कौन सा प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास है गिवन है, सही आंसर बताएंगे आप लोग। इसका जो सही आंसर है वो हमारा है कास्ट आयरन, ठीक है। कुपोला क्या हमारा एक फर्नेस है
इसमें हम क्या करते हैं, एलॉय जो एलॉय होता है उसको हम क्या करते हैं, उसमें से हम मेटल ऑब्टेन करते हैं, प्योर मेटल। इसकी हेल्प से इसमें हम क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज़ करते हैं, कोक यूज़ करते हैं, लाइम यूज़ करते हैं, और जो हमारा एलॉय है वो हम फर्नेस में डालते हैं। और यहाँ पे जो आप देखोगे कोक एज हमारा फ्यूल यूज़ होता है, लाइम क्या करता है वो एज अ फ्लक्स यूज़ होगा, और वहाँ पे जो एलॉय में जो भी इम्प्योरिटीज है उसको एज इन द फॉर्म ऑफ स्लैग वो अलग कर देता है, ठीक है। और वहाँ से हमें कास्ट आयरन ऑब्टेन हो जाता है, ठीक। फिगर इसमें आप लोग देख सकते हो, ठीक है, कुकुलो का। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट इन एसिडिक रिफ्रैक्टरी, इनमें से कौन सा जो है एसिड रिफ्रैक्टरी नहीं है। एसिड रिफ्रैक्टरी का क्या काम होता है, ऐसी हमारी एसिड रिफ्रैक्टरी मतलब एसिड रिफ्रैक्टरी क्या है, हमारे सिलिका या सिलिका रिच मटेरियल से बना होता है, सिलिका या सिलिका रिच मटेरियल से, ठीक है। जो भी हमारे सिलिका रिच मटेरियल होंगे उससे ये बना होता है। किस लिए यूज करते हैं, कोरोजन, कोरोजन और एसिड रेसिस्टेंस से बचने के लिए, ठीक है, यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो इसमें आप देखोगे कि सिलिका, फायर क्ले, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या सिलिका कंटेंट होता है इसमें। जो कार्बन ब्लैक है उसमें सिलिका कंटेंट नहीं पाया जाता, तो कार्बन ब्लैक हमारा यहाँ से का सही आंसर हो जाता है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रिफ्रैक्टरी ब्रिक, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रिफ्रैक्टरी ब्रिक किससे रिलेट करती है। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसमें सही आंसर क्या होगा बताएं आप लोग। थर्मल कंडक्टिविटी जब रिफ्रैक्टिव ब्रिक से कंडीशन में क्या होती है, यहाँ पे पोरोसिटी के साथ एक रिलेशन है इसका, पोरोसिटी, जैसे जैसे पोरोसिटी बढ़ेगी, ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो घट जाती है, ठीक है। जैसे जैसे पोरोसिटी डिक्रीज होगी थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। ये रिलेशन यहाँ पे काम आता है। तो यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स इंक्रीज विद डिक्रीज इन पोरोसिटी आता है, ठीक है। अगर हमारा थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे हमारी पोरोसिटी डिक्रीज हो रही है। पोरोसिटी का क्या मतलब होता है कि कुछ ना कुछ हमारे कोई जो मटेरियल है, आप कई बार देखते होंगे जो ब्रिक्स में स्पेस सा रहता है, वो क्या करता है, हमारा एज ए हीट रेसिस्टेंट का काम करता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा एयर हो गया या कोई अनवांटेड जैसे एयर ट्रैप कर जाएगी, या कोई हमारा वाटर है, कुछ भी जो फिल होता है वो एक रेसिस्टेंट की तरह काम करता है, ठीक है। और जनरली रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स क्या है, जब हम फर्नेस में लगाते हैं ऐसा, इसको हीट इंसुलेटर के लिए ही यूज किया जाता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आइडियल ट्यूबुलर फ्लो रिएक्टर, तो ये जो हमारा आइडियल ट्यूबुलर फ्लो रिएक्टर है उनमें से कौन कौन सी चीजें इसमें पाई जाती है, ठीक है। तो आप ऑप्शन देखिए और सही आंसर बताइए आप लोग। इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा क्या है, डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ द एवर इसका सही आंसर है। आइडियल ट्यूबुलर फ्लो रिएक्टर में क्या करना है कि हमारी जो लॉन्गिट्यूडनल मिक्सिंग नहीं होती उसमें, ठीक है, उसमें क्या होता है हमारा रेडियल मिक्सिंग होती है। कोई भी जो हमारा उसमें ज्यादा वो रेडियल मिक्सिंग करता हो जाता है, ना कि लॉन्गिट्यूडनल। और उसके जो अक्रॉस द जो हमारा सेक्शन है, ये जो हमारा एरिया है, उसमें क्या है वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। क्यों यूनिफॉर्म होती है, कि आप देखोगे जो पर्टिकुलर जो एरिया है यहाँ पे वो तो हमारा फिक्स है। जैसे एरिया अगर हमारा फिक्स हो जाता है तो वहाँ पे हमारी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी अक्रॉस द रेडियस की बात कर रहा है ये, अगर रेडियस हमारा वहाँ पे सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑटोथर्मल रिएक्टर इज, ठीक है, किस लिए हमारे ऑटोथर्मल रिएक्टर हमारा यूज होता है। बेस्ट ऑप्शन इसमें क्या रहेगा, एक बार सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग। इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा सी है, कंप्लीटली सेल्फ सपोर्टिंग इन इट्स द थर्मल एनर्जी रिक्वायरमेंट। इसका क्या मतलब है, जो हमारा ऑटो थर्मल रिएक्टर होता है ना, उसमें सपोज कोई हमारी मान लो एक रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन, तो जनरली सारी सबसे पहले जो रिएक्शंस होती है हमारे एंडोथर्मिक है, उसमें क्या हम सम अमाउंट ऑफ हीट यूज करते हैं और ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और इस रिएक्टर में जो ऑटो थर्मल रिएक्टर है, जब हम इसमें हमारी जो रिएक्शन है वो जनरली नेचर वाइज क्या थी, एक्सोथर्मिक थी, लेकिन इनिशियली जो कंसिडर है वो हमारी एंडोथर्मिक है। कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट चाहिए जो इनिशियली वो रिएक्शन स्टार्ट हो। उसका जब रिएक्शन स्टार्ट होने लगेगी यहाँ पे, तो ये क्या खुद से हीट जनरेट करेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जो ये हीट यूज होगी हमारी जनरेट हो रही है, ये हमारी रिएक्शन में यूज होते रहेगी, और इसको फर्दर कोई हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है, रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसलिए क्या कर रहा है, कंप्लीटली सेल्फ सपोर्टिंग होती है, और इसमें और इस थर्मल एनर्जी रिक्वायरमेंट, जो भी इसको थर्मल एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए, एक बार देने के बाद इसको दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें ऑटोथर्मल रिएक्टर में उसमें हमारी कौन सी रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पेस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। व्हाट इज द स्पेस वेलोसिटी, स्पेस वेलोसिटी आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हमारा यहाँ पे स्पेस वेलोसिटी को डिनोट करता है, सही ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे आप लोग पहले। अभी रिसेंट में आप लोगों ने एचआरएल का एग्जाम दिया होगा, तो उस एचआरएल के एग्जाम में ना
मेनली क्या करा है उन्होंने, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चनों को वहाँ पे आपसे सॉल्व करवाया, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चनों में सपोज एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट आपको गिवन है और इन्हीं दोनों स्टेटमेंटों में आपको ये बताना है कि ये एक स्टेटमेंट सही है या दूसरा स्टेटमेंट सही है या दोनों सही है या दोनों ही गलत है। तो ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चनों में जो हमें क्या है, इनको करने के लिए हमें अच्छे से सब्जेक्टिव चीजें, जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, सपोज सीआरई से रिलेटेड है या मास ट्रांसफर से रिलेटेड है, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या है कि आप कुछ भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगा रहे हैं तो उसका प्रॉपर एक आंसर आपको पता होना चाहिए, क्यों इसका आंसर है, इसके पीछे की चीजें क्या है, तो आप जाके उसको आगे सही कर पाते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगा कि जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव, ना बस उसको टिक करने के लिए या रट के पढ़ें, थोड़ा सा उसको समझ के करिए कि इसका आंसर यही क्यों है, इसके बारे में ऐसा क्यों दिया गया है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो क्वेश्चनों के पैटर्न है, आपने आईओसीएल का एग्जाम दिया होगा या एचओआरएल का, ये सब चीजें उन्होंने पैटर्न में थोड़ा सा चेंज किया है। पहले क्या था कि काफी ज्यादा जो है बुक के रेफरेंसेस सेम चीजें पूछ ली जाती थी और बच्चे क्या करते थे, उसको एलिमिनेशन मेथड से इजीली वहां पे सॉल्व कर लेते थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, एलिमिनेशन मेथड इतना वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप उसका सही आंसर कर पाएंगे। तो क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट। इस जो स्पेस वेलोसिटी है वो क्या डिफाइन करता है हमारा, ये क्या करता है, मैक्सिमम फीड रेट पर यूनिट वॉल्यूम को बताता है, ठीक है, गिवन कन्वर्जन के लिए। और यहाँ पे क्या है कि डिस्क्राइब भी करता है एक्सटेंसिव ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्यूबुलर फ्लो रिएक्टर। हमारा ट्यूबुलर फ्लो रिएक्टर है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को भी डिफाइन करेगा कि कितना हमारा स्पेस वेलोसिटी होना चाहिए, कन्वर्जन हमारा कितना चाहिए, वो चीजें भी हमें बताता है। और ये स्पेस वेलोसिटी क्या करता है, हमारे ऑपरेशन को इजी करने में भी ये हेल्प करता है। तो यहाँ से जो इसका ऑप्शन सही है, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है कि व्हेन ए कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, व्हेन कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो हम जब कभी हमारा क्या है, कैटलिस्ट इंक्रीज हो जाएगा द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, व्हेन ए कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट में क्या है, उसमें चेंजेस आएंगे। तो सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग क्या होगा इसका। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों होता है, जब सपोज आप कैटलिस्ट इंक्रीज करो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी हमारी बढ़ रही है, ए टू बी जा रही है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, के सी है। सपोज हमारी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है तो हमारा कहीं ना कहीं रेट कॉन्स्टेंट भी बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एड्जॉर्प्शन रेट इंक्रीजेज एट, जो हमारा एड्जॉर्प्शन रेट है वो कब हमारा ज्यादा होगा, हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग सब। इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है। हमारा जो एड्जॉर्प्शन रेट होता है वो कब होगा, जब लो टेम्परेचर होगा हमारा और हाई प्रेशर, ठीक है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। एड्जॉर्प्शन फिनोमेना में क्या बताता है कि सपोज जो भी हमारा कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैसेस पार्टिकल जो है, इसे एक सरफेस पे जो अडहेर करते हैं, अडहेर मतलब उस पे सरफेस पे आगे जो रुक जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एड्जॉर्प्शन फिनोमेना बोलते हैं। ये कब पॉसिबल है, जब हमारा टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। टेम्परेचर लो होगा तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, वो सेटल डाउन हो जाएंगे हमारे सरफेस पे इजीली। और जब प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, मतलब जब इस पे प्रेशर हमारा पड़ेगा तो क्या होगा, सरफेस पे इजीली कलेक्ट हो जाएंगे, वो अडेयर कर जाएंगे। तो हमारा एडजॉर्प्शन प्रोसेस यहाँ पे आएंगे, कहते हैं कि ओवरऑल इंक्रीज कर जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ विच फ्यूल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से कौन से फ्यूल का फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस हमारे पास डीजल, एलपीजी, एटीएफ, नेफ्था। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप सब। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा एटीएफ होता है। एटीएफ हमारा क्या होता है, एविएशन टरबाइन फ्यूल होता है, ठीक है, एविएशन टरबाइन फ्यूल। इसमें जनरली हम देखेंगे जो हमारे पास जो एरोप्लेन हो गया, ठीक है, इसमें जो फ्यूल यूज करते हैं उसको एटीएफ से टर्म करते हैं हम लोग। और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या हम रखते हैं, इसमें जो प्रॉपर्टीज है वो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट से इसको मेनली डिनोट किया जाता है, ठीक है। हमारे लिए इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है फ्रीजिंग पॉइंट मेनली। बाकी डीजल, एलपीजी और नेफ्था, इन तीनों के लिए फ्रीजिंग पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट इतना नहीं रखता है।
यहाँ से एक चीज और हम देख सकते हैं, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है हमारा किसी भी फ्यूल का। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, एट मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, एक मिनिमम टेम्परेचर जहां पर कोई भी जो फ्यूल है वो लिक्विड क्या हो जाए, सॉलिड स्टेट में आ जाए और वो क्या करना, फ्लो करना बंद कर जाए, ठीक है, फ्लो उसका सीज हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं उसको, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड टर्न इनटू अ सॉलिड व्हेन कूल, ठीक है। ऐसा हमारा लिक्विड जो क्या करे, जब टेम्परेचर हमारा क्या हो जाए, चेंजेस आए, डाउन जाए, वो वहां पे क्या होगा, वो हमारा कूल कूल होने के कारण क्या है, सॉलिड स्टेट में आ जाए, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, फर्नेस एनालाइजर आर यूज टू मेजर। जो फर्नेस एनालाइजर होते हैं, आपने जो फर्नेस एनालाइजर हम यूज करते हैं ना, जो फर्नेस में हमारी गैसेस निकलती हैं, जब हम उसमें क्या करते हैं, कंबशन प्रोसेस होता है हमारा, तो वहां पे क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस वहां पे मिट होती है, ठीक है, जब प्रोड्यूस हो रही है कंबशन के दौरान, तो फर्नेस एनालाइजर जो यूज करते हैं हम फर्नेस में, वो क्या मेजर करता है, सॉक्स करेगा मेजर, या कार्बन मोनोऑक्साइड नॉक्स मेजर करेगा, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर आप लोग बताइए एक बार क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो जो फर्नेस एनालाइजर है ना, वो हमारा क्या करेगा, सॉक्स भी मेजर करेगा, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नॉक्स, ये तीनों ही चीजें मेजर करता है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद, सिलेक्ट द रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेफ्रिजरेंट। जो रेफ्रिजरेंट होते हैं उसमें से उनकी रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही गिवन है, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप सभी। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है हमारा, वो है हमारे पास लो लेटेंट हीट, ठीक है। जो हमारे पास रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पे क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है उसका, लो होना चाहिए, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा, इनमें से कोई ना कोई तो हमारा ऑप्शन सही है, तो हम यहाँ पे नन ऑफ द अबव वाला तो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लो बॉइलिंग पॉइंट, जो भी कोई भी रेफ्रिजरेंट होता है उसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। सपोज जैसे आप एग्जाम्पल के लिए अमोनिया देखो, S3, मेनली जो इंडस्ट्री में आप देखोगे अमोनिया कूलिंग के पर्पज से यूज किया जाता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट तो काफी कम होता है, ये तो बात सही है। हाई थर्मल कंडक्टिविटी, हाँ, थर्मल कंडक्टिविटी भी ज्यादा होती है, लेकिन जो लो लेटेंट हीट वाली जो बात है, वो इसके साथ सही नहीं बैठती है। तो यहाँ पे जो हमारा लो लेटेंट हीट है वो हमारा क्या हो जाता है, रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए यहाँ से इसका सही आंसर हो जाता है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टीम इजेक्टर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। स्टीम इजेक्टर जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ जिसपे स्टीम इजेक्टर वर्क करता है, बताइए आंसर क्या है इसका। इसका जो सही आंसर है हमारा क्या है, वेंचुरी, ठीक है। अगर आप स्टीम इंजेक्टर आपने देखा है तो इस तरीके का हमारा वेंचुरी, हमारा जो स्टीम इंजेक्टर है डिनोट होता है, ठीक है, ये वेंचुरी लाइक शेप है। इस वाले सेक्शन को हम बोलते हैं थ्रोट, ठीक है, ये हमारा क्या है, थ्रोट है। और ये जो पार्ट है थ्रोट से इधर वाला पार्ट, ये हमारा क्या होता है, कन्वर्जिंग सेक्शन होता है। और थ्रोट से इस वाले पार्ट की जो बात करें तो ये डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे जनरली आप देखोगे जो यहाँ पे एरिया हमारा काफी कम होता है, वेलोसिटी ज्यादा होती है, तो जो मोटी फ्लूइड है इधर से हमारा पास करेगा, तो यहाँ पे जो स्टेशनरी जो फ्लूइड रहता है जो किसी सिस्टम से कनेक्टेड है, वहां पे क्या करेगा, वो यहाँ पे इसको फ्लूइड को सक कर लेता है। जनरली जो स्टीम इंजेक्टर है हम डिस्टिलेशन कॉलम में या कहीं वैक्यूम बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टीम इंजेक्टर का हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है वो किस पे काम कर रहा है, वो वेंचुरी पे कर रहा है, क्योंकि वेंचुरी की तरह इसका शेप है, तो वेंचुरी प्रिंसिपल पे हमारा वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, द करंट सिग्नल वर्क इन अ रेंज ऑफ डैश मिली एम्पियर। जो करंट सिग्नल है इंडस्ट्रीज में हम देखते हैं ना, कि जो करंट हमारा इंस्ट्रूमेंट में जो यूज होता है किस रेंज में वर्क करता है, मिली एम्पियर की बात करें किस रेंज में होगा, सही आंसर बताएंगे आप सभी लोग। इसमें जो इसका सही आंसर है वो हमारा क्या है, ऑप्शन ए, 4 से 20 मिली एम्पियर के वोल्टेज पे ये चीजें काम करती है, 4 से 20 एम्पियर पे ये काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट आर द मर्कप्टेंस। मर्कप्टेंस क्या होते हैं, व्हाट आर मर्कप्टेंस, ऑप्शन है आप लोगों के पास, सही आंसर बताइए आप लोग क्या होगा इसमें। इनमें से कौन से ऑप्शन मर्कप्टेंस को डिनोट करते हैं, क्या मतलब है मर्कप्टेंस का।
तो इसमें जो लो बॉइलिंग सल्फर कंपाउंड है, जी हाँ, मर्कैप्टेंस क्या होता है, हमारे लो बॉइलिंग सल्फर कंपाउंड होते हैं, ठीक है, ये बात तो सही है। एडेड इन एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर में ऐड किया जाता है, ठीक है, एलपीजी सिलेंडर में भी ऐड किया जाता है, इसलिए ये डिटेक्ट द गैस लीकेज बाय इट्स स्मेल, स्मेल से इसकी गैस डिटेक्ट करा जा सकता है, ठीक है। कहीं भी अगर गैस हमारा लीक हो रहा है तो वो इजीली डिटेक्ट हो जाता है। उसमें क्या हम ऐड करते हैं, मर्कैप्टेन ही ऐड करते हैं। ये क्या है, अनडिजायरेबल इन पेट्रोल एज दे रिड्यूस द ऑक्टेन नंबर, ठीक है, ये अनडिजायरेबल होता है। इसमें पेट्रोल में क्या करता है, ऑक्टेन नंबर को रिड्यूस कर देता है, ठीक है भाई। ये पेट्रोल में अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज शो करता है क्योंकि इसका ऑक्टेन नंबर हमारा रिड्यूस होता है। ऑक्टेन नंबर क्या बताता है हमें, किसी भी फ्यूल की एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज को दिखाता है ये, ठीक है, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज होती है, एक नॉकिंग प्रॉपर्टीज होती है, दो प्रॉपर्टीज होती हैं जो ऑक्टेन नंबर में डिनोट करता है। सपोज ऑक्टेन नंबर हमारा ज्यादा है तो एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज ज्यादा है और वहां पे नॉकिंग प्रॉपर्टीज कम हो जाएगी। सपोज हमारा ऑक्टेन नंबर क्या हो, कम हो जाए, और हमारा ऑक्टेन नंबर अगर हमारा कम हो रहा है तो हमारे पास जो नॉकिंग प्रॉपर्टीज है वो ज्यादा हो जाती है और एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज कम हो जाती है। इस तरीके से हमारी चीजें यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास मर्कैप्टेंस के रिगार्डिंग, यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव, सारे ही ऑप्शन हमारे यहाँ सही है, ठीक है, क्योंकि सल्फर कंपाउंड भी है हमारा, एलपीजी सिलेंडर में भी हम इसको यूज करते हैं इसलिए कि लीकेज डिटेक्ट करने के लिए, और अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज किसके लिए, हमारी पेट्रोल के लिए भी है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ क्रैकिंग प्रोसेस इन एफसीसी। एफसीसी क्या है हमारा, फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग की हम बात कर रहे हैं। इसमें कौन सा हमारा प्रोसेस इम्प्लॉयड होता है, ठीक है। तो अगर आप कौन सा प्रोसेस में होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है आपको, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, डिपेंड ऑन फीड टाइप और नन ऑफ द अबव। तो आंसर बताएंगे आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हमारा क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है, ठीक है। एफसीसी में जो भी हमारी प्रोसेस हो रही है वो क्या है, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक क्यों है, ये आपको पता है कि जो हम यहाँ पे जो फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग प्रोसेस हो रहा है, तो जो क्रैकिंग जो प्रोसेस होता है हमारा, उसमें हमें क्या चाहिए, हीट चाहिए। अगर हमें टेम्परेचर अगर देना पड़ रहा है किसी आउटसोर्स से, तो वो प्रोसेस कैसी होती है, एंडोथर्मिक होती है, जिसमें हमारा हीट का यूटिलाइजेशन हो रहा है। और जिसमें जिस किसी प्रोसेस से, मान लो ये कोई प्रोसेस है, अगर इससे मुझे क्या है, हीट ऑब्टेन हो रही है, हीट बाहर निकलती हुई मिल रही है, ना कि देनी पड़ रही है, उसमें क्या होगा हमारा, वो एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी जो वीडियो का कंटेंट था, एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए आप सभी का।